हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है कि आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आपको जो पता है पहले वो लिख लो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको पता है x1 वो है -1, आपको पता है x2 वो है 7, ये सॉरी x2 नहीं बल्कि y1। फिर आपको पता है x2 वो है 4 और y2 है -3। पहले वाले क्वाड्रेंट, ये पहले वाले निर्देशांक में ये x1 ये y1, दूसरे निर्देशांक में x2 y2। और फिर आपको पता है अनुपात, m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे होता है m1 प्लस m2। और y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। यहाँ से m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। यहाँ से y इक्वल होगा m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 वो 3 है, y1 की वैल्यू 7 है और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ये होगा 2 का गुणा 4 में 8 और 3 का गुणा 1 में 3, नीचे 5। 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, ये 5/5। ये 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21 हो गया, नीचे 3 2 5 और 21 में से 6 जाएगा 15/5। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 और इसको लिख सकते हैं 1। मतलब x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 3। तो लिखेंगे इसलिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक इक्वल होगा x, y बराबर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से लगाएंगे। देखो, मान लो कि यह है कोई एक रेखाखंड और इस पर 2 पॉइंट हैं, एक ए और एक बी। ए का निर्देशांक मान लो है 4, -1 और बी का निर्देशांक है -2, -3। अब इसको समत्रिभाजित करने वाले मतलब इसको बराबर 3 खंड करने वाले पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। तो मान लो ये 3 खंड कुछ इस प्रकार से हो रहा है, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट डी। तो अगर ये समत्रिभाजित हो रहा तो मतलब ये तीनों लेंथ बराबर होगा। तो मान लो ये लेंथ है m, तो ये भी लेंथ होगा m और ये लेंथ हो जाएगा m। तो सबसे पहले हम लोग अगर निकालें c का निर्देशांक, तो उसके लिए ये पूरा रेखाखंड 1:2 के अनुपात में बट रहा है। और जब हम लोग d का निर्देशांक निकालेंगे तो 2:1 के अनुपात में बटेगा। तो चलो हम लोग अब लिखते हैं पहले c के लिए। तो लिखेंगे बिंदु c के लिए, बिंदु c के लिए। तो अगर हम लोग c की बात करें तो m1 की वैल्यू कितनी होगी। m1 देखो, अगर c की वैल्यू करें तो इधर एक पार्ट है और उधर 2 पार्ट है। या ऐसा कह सकते हो कि c, ये m1 की बात अगर करें तो m है और m2 की बात करें तो 2m है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि m1 अनुपात
m2 इक्वल हो जाएगा 1:2। ऐसा भी आप समझ सकते हो, या m1 को 1 मान सकते हो और m2 को 2 मान सकते हो। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें x1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 की वैल्यू मतलब अगर बात किया जाए तो -1 है, x2 वो लास्ट में है -2 और y2 है वो -3। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक वो क्या होगा, मान लो वो निर्देशांक है x, ये यहाँ लिख देते हैं, इस C वाले का निर्देशांक लिख देते हैं x1 y1। तो या क्योंकि x1 y1 x2 y2 पहले से लिख दिए हैं तो इसको ऐसा लिख देते हैं xc yc, ठीक रहेगा। इसको लिख देते हैं xd yd, ये भी ठीक रहेगा ऐसे। तो इसको लिख देते हैं xc yc। तो अब x वाले का निर्देशांक जानते हैं क्या होता है, m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2 कामा, y वाले का होता है m1 y2 m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू रख दो। अब चाहे तो आप m1 की जगह पे 1 रखो और m2 की जगह पे 2 रखो, चाहे m1 की जगह पे m रखना और m2 की जगह पे 2m रखना। तो हम m1 की जगह पे 1 और 2 रख रहे हैं। तो m1 की जगह पे आपको लेना है 1, x2 की जगह पे -2 प्लस m2 की जगह पे आपको 2 लेना है, x1 की जगह पे 4 लेना है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 कामा, यहाँ भी m1 की जगह पे 1 ले लो, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो आगे ये हो जाएगा, देखो 2 × 2 यानी -2 और 4 दूनी 8 और नीचे 2 1 3 कामा, 3 × 3 माइनस में और 2 × 2 ये भी माइनस में और नीचे 3। ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6/2 और 3 2 5/3, ये सारी यहाँ भी रहेगा 3। तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 5/3। तो बिंदु C का निर्देशांक हो गया 2, -5/3। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग बिंदु D का निर्देशांक निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु D के लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी इस बार 2m या 2 लिख सकते हो और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि इधर 2 पार्ट हो जाएगा उधर 1 पार्ट हो जाएगा। अब फिर से लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक, क्योंकि x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। बिंदु D का निर्देशांक वो क्या है, xd, yd। फिर से फार्मूला होगा m1 x2 m2 x1 नीचे m1 प्लस m2 और ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू रखो। m1 की वैल्यू 2 लेनी है और x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 लेनी है और x1 की वैल्यू 4 लेनी है और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 कामा, m1 की वैल्यू फिर से 2 लेनी है और y2 की वैल्यू है -3 प्लस फिर लेना है m2 और वो है 1, इसको यहाँ लिख देते हैं, और m2 हो गया। अब y1 की वैल्यू कितनी है -1 और नीचे 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा क्या, देखो 2 दूनी 4 और 4 × 4 नीचे 2 1 3 और 2 3 6 1 × 1 नीचे 2 1 3। तो 4 से 4 खत्म यानी ये हो गया 0
और ये हो जाएगा ऋण 7/3। तो निर्देशांक आपको मिल गया। सी का निर्देशांक आएगा 2, -5/3 और डी का निर्देशांक हो जाएगा 0, -7/3। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है और वहां एक हरा झंडा लगाती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी तय करती है और वहां एक लाल झंडा लगाती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में लगाना है तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए? तो ये है, मतलब इस प्रकार से कोई एक मैदान है ABCD। कह रहा है कि इसमें 3 लोग हैं। एक निहारिका है जो कि दूसरी पंक्ति से दौड़ती है, यहाँ पे है निहारिका। और एक प्रीति है 8वीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से प्रीति दौड़ती है। निहारिका जो है वो AD का 1/4 भाग चलती है। अब AD की कुल लंबाई 100 मीटर है, क्योंकि 1-1 मीटर गैप पर है। तो जो AD की दिशा में जब निहारिका जाएगी तो 100 का 1/4 भाग जाएगी, यानी 25 मीटर जाएगी ऊपर की ओर, और इधर है वो 2 मीटर। तो जो निर्देशांक होगा, पहले x लिखेंगे फिर y, तो होगा ये 2, 25। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, निहारिका ने जो झंडा लगाया है वो झंडा कैसा है? हरा। तो लिखेंगे हम लोग हरे झंडे का निर्देशांक, हरे झंडे का निर्देशांक। समझने की कोशिश करना कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि इधर वो 4 भाग गई तो 100 का 1/4 भाग 25 होगा, तो मतलब ये लेंथ हो गया 25। दूसरी पंक्ति से दौड़ रही थी तो x पे 2 हो गया, y पे 25, तो ये हो जाएगा 2, 25। और एक झंडा कौन सा है? वो लाल झंडा है, तो लिखेंगे लाल झंडे का निर्देशांक। जितना बड़ा प्रश्न है उससे छोटा उसका सलूशन। अब जो लाल झंडा है वो 8वीं पंक्ति से चला गया लगाने के लिए और 5 भाग तक गया, तो 100 का 5 भाग मतलब 20 होगा, यानी 8, 20 हो गया। तो अब हमको निकालना पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लो कि एक झंडा यहाँ लग गया, एक झंडा यहाँ लग गया, इसका निर्देशांक हो गया 2 और 25, इसका निर्देशांक हो गया 8 और 20, तो इसके बीच की निकालनी है पहले दूरी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब दूरी कैसे निकालते हैं? पहले में से पहला घटा के वर्ग माइनस दूसरे में से दूसरा घटा के वर्ग, ये ऐसा कर देंगे। तो पहले में से पहला घटाओ, यानी 2 - 8 इसका वर्ग, प्लस करो 25 - 20 इसका वर्ग, इक्वल हो जाएगा। 2 में से 8 जाएगा ऋण 6, इसका वर्ग हो गया, और 25 में से 20 जाएगा 5 इसका वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36, 5 का वर्ग 25, तो 36 और 25 हो गया 61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 61 मीटर। अब जो रश्मि है उसको इन झंडों के ठीक बीच में लगाना है, मतलब आपको इसका मध्य बिंदु निकालना बस। तो लिखेंगे हम लोग रश्मि को कौन सा झंडा लगाना है? वो नीले रंग का, तो लिखेंगे नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा? इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु मालूम है कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2 करके। तो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 25, x2 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 20। तो यहाँ रखो x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे 8, तो होगा 2 + 8/2। y1 की जगह पे 25 और y2 की जगह पे 20।
और इसका नीचे रहेगा बाई 2, तो 2 8 10, 10 का आधा हो जाएगा 5 और 25 20 45, 45 का आधा हो जाएगा 22.5। इसका मतलब क्या हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी तय करने के बाद लगाना चाहिए। आई बात समझ में? जब हम लोग 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर चल के लगाएंगे तो वो झंडा इनके ठीक बीचों बीच में आएगा। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखो इसमें प्रश्न में क्या था, सबसे पहले कहा कि एक बच्ची हो, दूसरी पंक्ति से स्टार्ट की मतलब x हो गया 2, 1/4 भागते चली मतलब 25 हो गए y। फिर एक 8वीं पंक्ति में तो x 8 हो गया, 1/5 भाग तक गई तो 20 25 मतलब y 20 हो गया। तो ये x1 y1 x2 y2, आपके पास 2 निर्देशांक है तो इनके बीच की दूरी आ गई। फिर कह रहा है एक को उसके बीच में लगाना है, तो बीच में लगाने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक 8 2 10 का आधा 5, 25 20 45 का आधा 22.5। मतलब क्या हो गया कि x पे आपको 5 चलना है यानी 5वीं लाइन, और 22.5 मतलब आपको 22.5 मीटर AD के अनुदिश जाके लगाना है। और यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमको m1 और m2 निकालना है। तो दिया क्या क्या पहले लिखो, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -8। और फिर हमको वो बिंदु दिया है जिस बिंदु पर विभाजित होती है, मतलब हमको x की वैल्यू पता है -1, y की वैल्यू पता है हमको 6। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है m1 की वैल्यू क्या है और m2 की वैल्यू क्या है, या कह सकते हैं हमको निकालना है m1 अनुपात m2, इनमें से कोई भी हमको निकालना है। अब हम लोग x और y का फार्मूला जानते हैं तो वही यूज़ करेंगे, लिखेंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। ऐसे ही y का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 और होल ओवर होगा m1 प्लस m2। किसी भी एक से आप सॉल्व करोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो देखो यहाँ x की वैल्यू पता है हमको -1 इक्वल m1 की वैल्यू नहीं पता, ऐसे छोड़ दो। x2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 वो भी नहीं पता, x1 की वैल्यू है -3 और m1 प्लस m2 ऐसे रहने दो। किसी भी एक को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब इधर से जब गुणा करेंगे तो होगा ये -m1 -m2 क्योंकि -1 का गुणा करना है, ये हो जाएगा 6m1 -3m2। m1 को इस साइड लाओगे तो होगा ये -m1 -6m1 और ये -3m2 पहले से है, इसको उस साइड ले जाओगे तो ये होगा +m2। 6 और 1 ये जुट के होगा -7m1 और 3 में से एक घट जाएगा तो होगा ये -2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब आएगा ये 7m1 = m2। यहाँ से इसको लिख सकते हैं m1 = m2/7 और m2 को इसके नीचे ले आएंगे तो होगा ये m1/m2 = 2/7, या यहाँ से लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 = 1/7। और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप चाहो तो इससे भी सॉल्व करोगे तब भी उत्तर 2 और 7 का अनुपात ही आएगा। तो जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप चाहे x से शुरू कर दो और चाहे y से, आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1, -5 और b, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में है कि ये है आपका x अक्ष और इस x अक्ष को कोई एक रेखाखंड कट कर रहा है जिस पे 2 पॉइंट हैं a और b। मान लो ये a है 1, -5
और ये है -4,5। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष को विभाजित करता है। तो पूछ रहा है कि वो x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। तो अच्छा ये बताओ, x अक्ष को जहाँ कट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। तो मान लो इसका निर्देशांक है x और 0। तो हम लोग लिखेंगे कि माना विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि जहाँ x अक्ष को काटेगा वहाँ पे y नहीं होगा, तो लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक x, 0। अब जो दिया है उसमें से हम लोग x1 की वैल्यू लिखें तो वह है 1, y1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू की बात करें तो -4, y2 की वैल्यू की बात करें तो 5। हमको m1 नहीं पता है, हमको m2 नहीं पता है, या कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक वैल्यू जानते हैं वो है 0। तो ये y वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो y इक्वल होता है m1 y2 m2 y1 और नीचे हो जाएगा ये m1 प्लस m2। y की जगह पे यूज़ करना है आपको 0 इक्वल m1 का पता नहीं, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2, y1 की वैल्यू -5 और m1 प्लस m2। इस पूरे का भाग इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 0। इधर से ये हो गया 5m1 इक्वल -5m2। इसको इस साइड लाओगे तो होगा ये -5m1 इक्वल -5m2। -5 से -5 कैंसिल, तब m1 इक्वल हो जाएगा m2, या m1 बाई m2 इक्वल हो जाएगा 1/1, या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल 1/1। आई कुछ बात समझ में? कैसे प्रश्न को सॉल्व किया? कर रहा x अक्ष को कट करता है तो जहाँ x को कट करेगा वहाँ y हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने मान लिया कि जहाँ पे कट कर रहा है उसका निर्देशांक है x, 0। तो हमको x1 y1 x2 y2 पता है और x और y हमने मान लिया, तो y का फार्मूला यूज़ कर लिए हम लोग, तो यहाँ पे पहुँच गए। अब ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जब x का फार्मूला यूज़ करेंगे तो होगा ये m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, हो जाएगा ये -4 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा -3/2। तो लिखेंगे इसलिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर, पहले x लिखना है तो -3/2, फिर y लिखना है तो 0। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसे छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तब x और y ज्ञात करो। तो सबसे पहले बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज। खासियत तो जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। लग तो रहा है, चलो कोई बात नहीं। A, B, C और D। A की वैल्यू मान लेते हैं 1, 2, क्योंकि इसी क्रम में, मतलब चाहे इधर से चलो चाहे इधर से, लेकिन आगे पीछे मत करना। 1, 2 हो गया, तो इधर बचेगा 4, y, C के लिए x, 6 और D के लिए 3, 5। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। दो तरीका मैं बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो करना। एक तरीका क्या है कि आप ये साइड और ये साइड की लंबाई निकाल के इक्वल कर दो, एक समीकरण बन जाएगा। फिर ये साइड और ये साइड इक्वल कर दो निकाल के, क्योंकि आप दूरी का सूत्र जानते हो। आप AD की लंबाई निकालोगे वही BC के बराबर होगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। आप AB की लंबाई निकाल लो और यहाँ से CD की लंबाई निकाल लो, दोनों का एक ही लेंथ है, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा।
दोनों को सॉल्व करोगे x और y आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है, आप इनके विकर्णों को मिला दो। तो जब आप इनके विकर्णों को मिला दोगे तो कहीं ये लोग कट करेंगे, और जब कट करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं या करते हैं। मतलब क्या होगा कि ओ AC का मध्य बिंदु है और ओ BD का भी मध्य बिंदु है। ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर समद्विभाजित होते हैं तो ओ AC का भी मध्य बिंदु है और ओ BD का भी मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे AB नहीं AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक अब AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने आता है x1 प्लस x2/2, मतलब पहला प्लस पहला दोनों जोड़ दो, तो यहाँ 1 है और इसका x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 कामा दूसरा में दूसरा जोड़ दो, यानी 2 प्लस 6/2, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 कामा 2 6 8 का आधा 4। ये निकल गया AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ऐसे ही निकालेंगे BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जब हम लोग BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तब x1 प्लस x2/2 यानी 3 और 4 जोड़ा जाएगा और 5 और y जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 और 5 धन y/2। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये दोनों बार हम लोग O का ही निर्देशांक निकाले हैं, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर की तुलना से, तो ये पहला वाला पार्ट पहले के बराबर होगा, यानी 1 प्लस x/2 इक्वल होगा 7/2, तथा ये दूसरा वाला पार्ट दूसरे के यानी 4 इक्वल होगा 5 प्लस y/2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इक्वल 7, तो x इक्वल हो जाएगा 6। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, यानी 8 इक्वल हो जाएगा 5 प्लस y, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 6 y बराबर 3। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। शायद आप ये सब बात समझ गए होंगे, अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे छापो। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा सर्कल। अरे ठीक ठाक बना, नहीं तो पता चलता शुतुरमुर्ग का अंडा बन जाता। ठीक, तो ये हो गया इसका व्यास। चलो ठीक है, A और B का निर्देशांक पता है 1, 4, इसका सेंटर ये पता है 2, -3, ये निकालना। तो हम लोग मान लेते हैं A का निर्देशांक। तो मान लो, माना A का निर्देशांक वह x1, y1। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर दिए? इसलिए कि x1, y1 ये हो जाएगा, x2, y2 वो हो जाएगा, और ये मध्य बिंदु, क्योंकि सेंटर व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो लिखेंगे हम लोग B का निर्देशांक वो कितना है 1, 4।
और लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक वो भी हम लोग जानते हैं, वह 2 कामा -3। तो अब यहाँ से 2 इक्वल होगा, देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब 2 की बात करेंगे तो x1 प्लस x2/2, x1 और ये y1, x1 प्लस x2/2 यानी हो जाएगा ये x1 प्लस 1/2। और जब हम लोग -3 की बात करेंगे तो ये y है और y आता है y1 प्लस y2/2 यानी y1 प्लस 4/2। यहाँ से 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 बराबर होगा x1 प्लस 1, और यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 में से एक जाएगा 3। इसको अगर हल किया जाए तो -6 इक्वल होगा y1 प्लस 4, यहाँ से y1 इक्वल हो जाएगा -6 -4, तब y हो ये y नहीं बल्कि y1 ये हो जाएगा -10। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 3 कामा -10। और ये है खूबसूरत प्रश्न का ब्यूटीफुल आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो पहले इसका मतलब समझ लेना कि P अगर AB पर स्थित है मतलब अंतः विभाजन है, और ये विभाजन या सेक्शन का फार्मूला आप सब जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सर्च कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो देखो प्रश्न में कह रहा है कि A और B दो बिंदु हैं, A का निर्देशांक है -2 कामा -2, B का निर्देशांक है 2 कामा -4, और इस पर कोई पॉइंट P है, वो P इस प्रकार से है कि जो AP की लंबाई है, मान लो यहाँ पे है पॉइंट P, तो ये जो AP की लंबाई है, ये AP की लंबाई पूरे AB का 3/7 है। देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमको जो दिया पहले उसको अगर हल करो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अगर दिया है, सवाल बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। दिया है AP इक्वल 3/7 AB, तो यहाँ से ये होगा AP 7 का भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो होगा ये 7 AP इक्वल 3 AB, ये हो जाएगा 7 AP 3। AB को दो पार्ट में लिख सकते हैं, AP प्लस PB, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से होगा ये 7 AP इक्वल 3 AP प्लस 3 PB, 3 AP इस साइड आके घटेगा तो हो जाएगा ये 4 AP इक्वल 3 PB। तो यहाँ से ये हो जाएगा AP अपान PB इक्वल 3/4, मतलब ये 3:4 के अनुपात में बट गया, यानी M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये बट गया। तो अब हम लोग यहाँ से x1 y1 x2 y2 M1 और M2 सब लिख लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए x1 इक्वल -2 y1 इक्वल -2 x2 2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा -4, M1 हो जाएगा 3, M2 हो जाएगा 4। तो सबसे पहले x निकालेंगे, x होगा, या ऐसा भी लिख सकते हो कि बिंदु P का निर्देशांक x कामा y, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेना, M1 x2 M2 x1 नीचे M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा x इक्वल M1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 और नीचे हो जाएगा 3 + 4, हो जाएगा x इक्वल 2 3 6, 4 दूनी 8 होगा और 4 3 7। तो यहाँ से x इक्वल होगा 8 में से 6 जाएगा ऋण 2 यानी -2/7। ऐसे ही लिखेंगे y इक्वल M1 y2 M2 y1 नीचे होगा M1 प्लस M2,
तो y इक्वल हो जाएगा m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 वो है 4, y1 की वैल्यू है -2, ये ज़रा सावधानी से लिखना, इनको गलती मत करना, 3 + 4, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -4 का गुणा 3 में 12 और 4 का गुणा 2 में 8 और नीचे हो जाएगा 4 3 7, ऐसा हो जाएगा और 12 8 20, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -20/7। तो अब लिखेंगे इसलिए बिंदु P का निर्देशांक -2/7 -20/7। आप लिख भी सकते हो कि P का निर्देशांक इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रेखाखंड AB। A का निर्देशांक है -2, 2, B का निर्देशांक है 2, 8 और इसको 4 खंड में मान लो बांट रहा, एक ये पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ होगा C D E। यहाँ से देखो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग है, तो मान लो ये पार्ट हो गया m, ये भी हो गया m, ये भी हो गया m, ये भी हो गया, मतलब सबकी लंबाई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि AB के 4 बराबर भाग, 4 बराबर भाग, एक हो गया AC, एक CD, एक DE और एक EB, और सबकी लंबाई मान लिया m है, मतलब ये हो गया m m m, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बिंदु C की बात करते हैं, तो लिखेंगे बिंदु C के लिए, क्योंकि हमको C D E तीनों का निर्देशांक चाहिए, तो लिखेंगे बिंदु C के लिए m1 हो जाएगा, बिंदु C के लिए m1 m हो जाएगा और m2 हो जाएगा, देखो वो यहाँ से उधर जाएगा, तो 1 2 3 यानी हो जाएगा ये 3m, या ऐसा भी कह सकते हो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग x1 की बात करते हैं तो वो है -2, y1 की बात करते हैं वो है 2, x2 की बात करें तो 2 है और y2 की वैल्यू है 8। तो अब यहाँ से लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, निर्देशांक कैसे आता है, m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और ये m1 y2 m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। तो देखो क्या होगा, ये m1 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं या m लिख सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। x2 की वैल्यू देखो 2 है, तो हो जाएगा 1 × 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, वह 3, x1 की वैल्यू है -2 और नीचे 1 + 3, फिर m1 वो 1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू 8 है प्लस m2 वो है 3, y1 की वैल्यू 2 और नीचे हो जाएगा 1 + 3, इक्वल हो जाएगा 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा 2 में 6 और नीचे 3 1 4, 8 का गुणा 1 में 8, 3 का गुणा 2 में 6 और नीचे 3 1 4, तो 6 में से 2 जाएगा 4, हो जाएगा ऋण 4/4 और 8 6 14/4, तो 4 से 4 कट के आएगा ऋण 1, 2 दूनी 4, 2 से 14, यानी हो जाएगा -7/2। तो नीचे लिखोगे आता है बिंदु C का निर्देशांक इतना है। अब लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक, आगे लिख लेना कि बिंदु C का निर्देशांक कितना है, लिखेंगे बिंदु D AB का मध्य बिंदु, देखो 4 पार्ट है तो D बीचों बीच में आएगा, तो लिखेंगे बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए D का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो क्या होता है, वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2,
-2। तो x1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू 2 और y2, y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू 8। आप यहाँ से भी लिख सकते हो x1 x2 y1 y2 और नीचे रहेगा 2। हो जाएगा ये 2 में से 2 जाएगा 0 ख़त्म, 8 और 2 10 का आधा 5। अब नीचे लिखोगे आता है बिंदु D का निर्देशांक 0,5 है। उसके बाद अब हम लोग E की बात करते हैं, तो लिखेंगे बिंदु E के लिए। तो इसके लिए m1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी हो जाएगा ये 3m, या इसको 3 लिख सकते हैं। m2 की वैल्यू हो जाएगी m, या इसको 1 लिख सकते हैं। इधर पूरा हो जाएगा m1, इधर m2, और x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 सेम टू सेम। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बिंदु E का निर्देशांक, सूत्र लगा दो, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 और नीचे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 3, x2 वो x2 यहाँ पे है 2 प्लस m2 वो है 1 और x1 है -2, अपान नीचे होगा 3 + 1। फिर हो जाएगा m1 y2, तो m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 8, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू 2। देखना ये हो गया m1 y2 m2 y1 और नीचे 3 + 1, 3 दूनी 6, 2 1 2 और नीचे 3 1 4, 3 8 24, 2 1 2 और नीचे 3 1 4। तो 4, ये 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और 24 2 26/4। तो ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1, और इसको काट सकते हैं तो आएगा 2 और 13। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु E का निर्देशांक 1,13/2 है। तो अब ऐसा भी लिख सकते हो कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः पहले इसको लिख दो, फिर इसे लिख दो, इसे लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो कि C, D, E के निर्देशांक इस प्रकार से हैं। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। मतलब क्या है कि आपको एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो मान लो ये एक समचतुर्भुज है ABCD, निर्देशांक है इसी क्रम में 3 0 4 5 और -1 4 और -2 -1। आप चाहे इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, कहीं से भी करो, लेकिन कूद कूद के नहीं, सीरियल से आपको करना है। तो अब कह रहा है इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। मतलब आपको इसके विकर्णों की लंबाई निकालनी होगी, मतलब आपको BD निकालना होगा, मतलब आपको AC निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AC की लंबाई। अब लंबाई निकालने तो आता है दूरी, x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब पहले में से पहला घटा के वर्ग करो। तो पहला है 3, उसका पहला -1 है तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ, यानी 0 में से 4 घटा के इसका वर्ग कर दो। ये हो जाएगा इक्वल 3 1 4 का वर्ग 16, और इधर से ऋण 4 का वर्ग 16, 16 16 32, और 32 को लिख सकते हैं 4 करने में 2 इकाई लिख लेते हैं, क्योंकि मात्रक कुछ नहीं तो ऐसे मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई भी। अब हम लोग लिखेंगे BD की लंबाई। तो BD के लिए पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो चाहे उधर से। तो अगर इधर से करेंगे तो -2 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस -1 -5 इसका होल स्क्वायर, इक्वल होगा ये
4 2 6 का वर्ग 36, 5 1 6 का वर्ग 36। इसको लिख सकते हैं करड़ी में 72 और 72 को लिखेंगे 6 करड़ी में 2 इकाई। ये हो गया, लिखेंगे इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो होगा ये 1/2। इसका एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण BD। यहाँ से हो जाएगा 1/2। AC की लंबाई 4√2, BD की लंबाई 6√2, तो हो जाएगा 6 का गुणा 4 में 24। करड़ी 2 का गुणा करड़ी 2 में 2 हो जाएगा और नीचे 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 24 वर्ग इकाई। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि आपको कैसे समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 7.2, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए दूसरा एक्सरसाइज था, जिसमें से कुल 10 प्रश्न थे। शायद आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट, अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।